हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। वेलकम टू कानूनी सोच। मैडम, ये कानूनी सोच नहीं है, सोच पर प्रहार है। नहीं सर, ये कानूनी सोच है। नहीं, आपको गलतफहमी है, ये सोच पर प्रहार है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये कानूनी सोच है। ओके फ्रेंड्स, वी हैव डिसाइडेड। वेलकम टू बोथ द चैनल्स। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि सोच पर प्रहार में आपको अधिकतर मैट्रिमोनियल केसेस पर वीडियो पिछले काफी लंबे समय से मिल रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जो भी वीडियो डाला जाता है उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी नीचे आ जाते हैं। और दोस्तों, इन कमेंट्स की संख्या डेली हजारों में होती है, तो उसका रिप्लाई कर पाना प्रैक्टिकल तौर पर बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आज का ये वीडियो बिल्कुल इस उद्देश्य से लाया गया है कि आप लोग जो भी कमेंट करते हो, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आपको उसके जवाब मिले। यानी कि मैट्रिमोनियल केसेस जो भी होते हैं, आज आपको उनकी सारी डिटेल और उनसे संबंधित ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब लगभग सभी जानना चाहते हैं, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों, ये पूरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएंगी जो कि आपके बहुत काम भी आ सकती हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और जैसा आप जानते हैं, हमारे साथ आज हैं दीपिका मैम, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से मैट्रिमोनियल इश्यूज से संबंधित ये जो केसेस होते हैं इनके बारे में डिटेल बताएंगी। शी इज वेरी टैलेंटेड और इनके पास सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल सभी मामलों को लेकर के बहुत सारा ज्ञान है जो कि फ्यूचर में हम सभी लोगों को मिलने वाला है। अभी तो इनके चैनल की जस्ट शुरुआत है, बट फ्यूचर में ये इस तरह के वीडियोस डेली अपलोड करेंगी और आज ये हम सबको बताएंगी इन सारे केसेस के बारे में। तो इस वीडियो को देखकर हम सभी इनकी नॉलेज का लाभ उठाएंगे। एक्चुअली सच ये है दोस्तों कि सर अपने आप में बहुत टैलेंटेड है और सर मुझे टैलेंटेड कह रहे हैं तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि हमने जो भी सीखा है वो सर से ही सीखा है। और यहाँ YouTube पे जो आप देखते हैं वो बहुत थोड़ा है दोस्तों। एक्चुअल में सर के पास जितनी कंसल्टेशंस आती हैं और जिन्होंने भी ड्राफ्टिंग वगैरह तैयार करवाई है सर से, जो सर के कांटेक्ट में जो अपना केस लड़वा रहे हैं, तो एक्चुअल में वो लोग जानते हैं कि वो कितने कंफर्ट जोन में हैं और सर कितने बढ़िया तरीके से उनका केस हैंडल करते हैं। तो यहाँ हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आए हैं। जो भी आपकी केसेस हैं, भले वो मैट्रिमोनियल इशू हो, सिविल इशू हो, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसका ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से सॉल्यूशंस दे सकें। दोस्तों, मैट्रिमोनियल इश्यूज में जैसे आपने देखा होगा कि ये जो सारे केसेज हैं, सेक्शन 498A और डीवी एक्ट 125 सीआरपीसी, इन सब की शुरुआत बहुत ही अच्छे उद्देश्य को लेकर हुई थी। क्योंकि पहले के समय पे औरतों पे अत्याचार होता था, फीमेल्स पर अत्याचार होता था, तो उन्हें उस अत्याचार से बचाने के लिए कानून बनाए गए थे कि 498A के अंतर्गत अगर किसी औरत को परेशान किया जा रहा है, उसके साथ क्रियल्टी की जा रही है, तो उसको वहां पर रेमेडी अवेलेबल हो। सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत वो अपना भरण पोषण मांग सकती है। इसी सेक्शन के अंतर्गत माँ बाप भी अपने बच्चों से भरण पोषण मांग सकते हैं यदि बच्चों ने माँ बाप को निकाल दिया है या उनका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं। डीवी एक्ट इसलिए बना था कि औरतों पर घरेलू रूप से बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, तो उनको रोकने के लिए डीवी एक्ट बना था। लेकिन आज सभी लोग जानते हैं, आप और हमारी कोई फीमेल से दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक्चुअल करंट सिनेरियो यही कहता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारा डेटा सब यही कहता है कि सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाले कानून आज के समय यही है, 498A, 125 सीआरपीसी एंड डीवी एक्ट। तो हम तो एडवोकेट हैं, हमें ये नहीं है कि हमें कोई ज्यादा लगाव हस्बैंड के साथ है इसलिए हम हस्बैंड के फेवर में वीडियो लेकर के आते हैं, बल्कि हम तो वो चीज लेकर के आते हैं जो सोसाइटी में चल रही है, जिसकी सोसाइटी को जरूरत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इन सारे कानूनों के बारे में हम एक एक करके बिल्कुल अच्छे से स्टडी करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि 498A के अंदर आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। 125 सीआरपीसी का केस यदि आप जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। एडल्ट्री से रिलेटेड हम जानेंगे, सारी चीजों से रिलेटेड, मतलब कि डीवी एक्ट के केस के अंतर्गत आपके पास क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप इन केसेस को जीत सकते हो। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीसी के सेक्शन 498A की। अब ये सेक्शन बनाया गया था जो औरतों पर क्रूएल्टी हो रही है उस पर काबू पाने के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर छोटी सी भी नोकझोंक हो जाती है पति पत्नी के बीच में, तो वाइफ सीधा थाने चली जाती है पति के खिलाफ 498A का मुकदमा दर्ज करने। थाने वाले कहते हैं कि आप वुमेन सेल में जाइए। फिर जब वाइफ वुमेन सेल में जाती है तो वुमेन सेल से हस्बैंड को फोन जाता है। अब वहां हस्बैंड को वुमेन सेल में काउंसलिंग के दौरान क्या क्या बातों का ध्यान रखना है ये आपको बता देते हैं। वहां पे हस्बैंड को कभी भी ये नहीं कहना है कि भाई मैं तो इससे अलग होना चाहता हूँ। उन्हें हमेशा ये कहना है कि चाहे जो भी प्रॉब्लम्स है मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये चीज आपको आगे केस में क्योंकि फेवर करेगी, क्योंकि वाइफ का इंटेंशन यही होता है 95% केसेस में कि वो इस काउंसलिंग के बाद 498A का मुकदमा हस्बैंड पे जरूर डालती हैं। तो यहाँ पर हस्बैंड अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो उन्हें आगे फायदा मिलेगा।
इसके साथ साथ दोस्तों ये भी होता है कि काउंसलिंग के दौरान कई बार ये कोशिश की जाती है कि दोनों पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाए, यानी कि दोनों पार्टीज बैठ करके बात कर लें और बैठ करके इस मामले को निपटा लें। तो यदि आपके बीच में भी ऐसी कोई सेटलमेंट बन रही है तो ये ध्यान रखिएगा कि यदि आपका मामला काउंसलिंग में चल रहा है तो आप कभी भी लड़की वालों के घर मत जाइए, क्योंकि कल को यदि बात बिगड़ गई तो आप पे इल्जाम लगा सकते हैं कि ये लोग हमारे घर पर आए थे और इन्होंने छेड़खानी करी या हमारे घर से चोरी कर ली या एनीथिंग, मतलब कोई भी एलिगेशन आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं। स्पेशली यदि आप मेल मेंबर्स हैं तो आपके लिए रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यदि 498A की काउंसलिंग में आपका मामला है तो जो भी आपको सामने वाली पार्टी से बात करनी है सबसे बेहतर होगा वो वुमेन सेल में आप बात करें, चाहे पुलिस वालों के सामने या अलग हटकर, लेकिन वुमेन सेल में बात करें, वहां पर आप सेफ रहेंगे। कभी भी आप लड़की वालों के घर मत जाइएगा। दोस्तों 498A में अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो अगर अनफॉर्चुनेटली मुकदमा दर्ज हो भी जाता है तो उसके बाद भी चीजें आपके फेवर में रहती हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट मामले की हम बात करते हैं, दैट इज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। दोस्तों 125 सीआरपीसी में अब हस्बैंड क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं ये अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इस सेक्शन में वाइफ मेंटेनेंस मांगती है कि भाई मुझे खर्चा चाहिए। अब वो कोर्ट में बड़ा चढ़ाकर बता देती है कि भाई मेरे पति की सैलरी मान लीजिए 20,000 है, तो बड़ा चढ़ा के बताती है कि वो 1 लाख है, 2 लाख है। उसी हिसाब से वो बड़ा चढ़ा के मेंटेनेंस मांगती है कि मुझे 50,000 रुपए, लाख रुपए महीना का चाहिए। अब हस्बैंड्स क्या करते हैं कि जैसे समन आया कोर्ट का तो वो सोचते हैं कि अगर हम समन नहीं रिसीव करेंगे तो हम बच जाएंगे। ये गलती ना करें, क्योंकि ये चीज 1-2 बार ही चल सकती है। बाद में इसके बाद अगर आप ये कंटिन्यू करते हैं, समन लेने से मना करते हैं, तो ये रिपोर्ट कोर्ट में चली जाती है कि वो समन लेने से मना कर रहे हैं। तो इस केस में समन रिसीव्ड माना जाएगा और जो भी वाइफ मेंटेनेंस मांगेगी उसके फेवर में जजमेंट हो जाएगा। तो इसमें आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको समन ले लेना है और कोर्ट में आपको अपनी बात पेश करनी है कि मेरी सैलरी इतनी है, इतनी नहीं है। उसी हिसाब से कोर्ट ही फैसला करेगी कि वाइफ को कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए। दोस्तों आप मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकते हैं, लेकिन उसको रीजनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इसी में मैं आपको कहना चाहूंगा भी हाल ही में एक मामला हमारे पास आया है, उसमें सामने वाली पार्टी अपीयर नहीं हुई, तो अपीयर ना होने की वजह से पूरा मामला एक्स पार्टी कर दिया गया। रीजन यही था, समन नहीं लिया, कोर्ट ने यह मान लिया कि समन की तामीली हो चुकी है और कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया 60,000 पर मंथ का, कि 60,000 पर मंथ देना ही है। 2018 का मामला था, उस हिसाब से 2 साल का पैसा पेंडिंग हो गया। तो अब आप सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी अमाउंट लाखों रुपए में बन गई जो उस बंदे को देनी पड़ेगी यदि वो इसके खिलाफ अपील में नहीं जाता। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपील का टाइम भी निकल जाता है, पता ही नहीं चल पाता। तो दोस्तों इसलिए ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों मेंटेनेंस में अब हम बात कर लेते हैं एडल्ट्री की, कि एडल्ट्री के केस में क्या होगा। अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जहां पर वाइफ एडल्ट्री में रहने लगती है, किसी और के साथ रिलेशन में रहने लगती है। तो ऐसे केस में हमारा कानून यानी कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का सबसेक्शन 4 ये कहता है कि यदि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो किसी भी प्रकार का गुजारा भत्ता लेने की हकदार नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसे केस में आपका हमेशा क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे रहते हैं, तो यदि आपके पास एडल्ट्री का कुछ भी सॉलिड प्रूफ है। अब सॉलिड प्रूफ क्या होता है भाई, अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग है लेकिन वो अपने मानकों पर खरी उतरती है, मींस फोटोग्राफ ऐसी हो जिसे देखते ही पता चले कि वो एडल्ट्री में है। जैसे कि आपके पास कुछ ऐसी फोटो है कि आपकी जो वाइफ है वो किसी अन्य पुरुष के साथ उसके गले लग रही है या उसको किस कर रही है, इस प्रकार की फोटो जो कि देखते ही प्रथम दृष्टिया ये साबित करे कि वो एडल्ट्री में रहती है। ये नहीं कि किसी के साथ खड़े होकर उसने फोटो खिंचा रही है, वो फोटो पेश कर रहे हो, तो भाई इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है। वो कह सकती है कि मेरा कलीग है, वो कह सकती है मेरा फ्रेंड है, कुछ भी कह सकती है। तो इस तरह के फोटोग्राफ एज एविडेंस नहीं चलेंगे बिल्कुल भी। आपको कुछ ऐसे फोटोग्राफ, ऐसे ऑडियो और वीडियो देने होंगे जिसमें सब चीजें स्पष्ट हों। ऑडियो और वीडियो कब मान्य होते हैं, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना के रखी है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर आप देख सकते हैं कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कब मान्य होती है, कब मान्य नहीं होती है। तो यदि आपकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग उन मानकों पर खरी उतरती है तो कोर्ट उसको मानेगी। और इन ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को मानते हुए यदि एडल्ट्री प्रूफ हो जाती है तो आपको कुछ भी मेंटेनेंस, कुछ भी गुजारा भत्ता नहीं देना होगा अपनी वाइफ को। लेकिन अगर आप कच्चे सबूतों के बेस पे कोर्ट में उतरते हैं और कहते हैं कि एडल्ट्री में रह रही है तो कोर्ट उसको नहीं मानेगी, उल्टा वो डिफेमेशन भी आपके ऊपर लगा देगी। अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो आपकी इमेज, आपकी रेपुटेशन, साथ ही साथ आपके परिवार वालों की इमेज को मिट्टी में मिला रही है। इसके लिए दोस्तों आप एक सिविल सूट डाल सकते हैं जिसका नाम है सूट फॉर डैमेजेस। आप अपनी सैलरी के हिसाब से अपनी वाइफ से और उस बंदे से जो उनके साथ एडल्ट्री में रह रहा है उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तब उन्हें पता चलेगा कि एडल्ट्री में रहना कितना महंगा पड़ेगा। दोस्तों जब तक कोई कंफर्ट जोन में होता है तब तक उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब अपने सिर पे 1 करोड़ रुपए का भार पड़ता है, लगता है कि कहीं ये देने ना पड़ जाए, तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। और वैसे भी यदि आपके पास एडल्ट्री के प्रूफ होते हैं तो देखिए फैमिली कोर्ट तो उसको बहुत अच्छा सबूत नहीं मानती, लेकिन सिविल कोर्ट में आप ये साबित कर सकते हो कि इसकी वजह से
इस कृत्य की वजह से आपका नुकसान हुआ, आपकी रेपुटेशन समाज में पूरी तरीके से गिर गई। तो जो मैडम ने कहा, जैसे बताया, सिविल सूट डैमेजेस का आपको 100% डालना चाहिए यदि आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारी एडल्ट्री की। अब हम अगले मामले की बात करते हैं, डीवी एक्ट। अब देखिए दोस्तों, डीवी एक्ट के अंतर्गत वोमेन के लिए बहुत सारी प्रोटेक्शंस दी गई हैं, जैसे कि वो अपने रहने के लिए अधिकार मांग सकती है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। कई लोग सोचते हैं कि मेरे नाम प्रॉपर्टी है तो मेरी वाइफ उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकती है डीवी एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि उसमें प्रावधान है कि वाइफ अपने रहने के लिए क्लेम कर सकती है कि मुझे रहने के लिए जगह उपलब्ध कराई जाए। यहां मैं आपको बता दूं, वाइफ ये क्लेम तो जरूर कर सकती है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकती कि आप ही के घर में रहने के लिए उसको जगह दिलाई जाए। यानी कुल मिलाकर के आप कोर्ट को यह कह सकते हो कि आई एम रेडी, मतलब मैं तैयार हूं पूरी तरीके से, मैं इसको निवास स्थान के लिए अरेंजमेंट करके दूंगा। लेकिन कहां करके दूंगा, जो भी जहां भी करके दूंगा उसका रेंट मैं पे करूंगा। यानी कोर्ट से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं इसको मैनेजमेंट करके देने के लिए तैयार हूं, अरेंजमेंट करना चाहता हूं और करके दूंगा, सारा किराया मैं बियर करूंगा और अच्छी लोकेशन में अपने स्टेटस के इक्वल इसको रखूंगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका घर है वो उस पर क्लेम नहीं कर सकती कि मुझे यहीं रहना है, ऐसा उसका कोई अधिकार नहीं है। आप उसको कहीं दूसरी जगह भी रख सकते हो, बशर्ते आपको उस जगह का जो भी रेंटल होगा वो आपको देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि कई बार उस मकान पर ही कब्जा हो जाता है, यानी कि वो उस मकान को छोड़ती ही नहीं है। वो आपके माताजी का, पिताजी का भी हो सकता है, वो वहां से जाती ही नहीं है, जबकि दुनिया भर के लिटिगेशन उसने कर रखे होते हैं, मामले चल रहे होते हैं। अब समस्या ये हो जाती है, आप उस घर के अंदर घुस भी नहीं सकते, क्योंकि घर के अंदर जाएंगे तो एलिगेशन लगा देगी, एलिगेशन लगा देगी तो आप फंस जाएंगे, यानी पूरी प्रॉपर्टी भी उसकी ना होते हुए भी उसकी हो जाती है। तो ऐसे केस में डीवी एक्ट के अंतर्गत आप ये एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकते हैं कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है मुझे फाइनेंशियली पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं इसे सेल आउट करना चाहता हूं और इसको मैं रहने की व्यवस्था करके दे रहा हूं इस पर्टिकुलर जगह पे। 100% कोर्ट आपकी बात को मानेगी यदि आप रेंटल देने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी खाली करके उसको बेच दें तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों डीवी एक्ट में होता क्या है कि वाइफ इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अप्लाई करती है। इंटरिम मेंटेनेंस मतलब जब तक मुकदमा चलेगा तब तक उसको खर्चा पानी कुछ ना कुछ मिलता रहे। अब यहाँ पे हस्बैंड मेंटेनेंस से बचने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें ना देना पड़े, तो वो कोर्ट में अपीयर नहीं होते हैं, ना ही वकील साहब अपीयर हुए। तो इस केस में क्या होगा कि लेडी के फेवर में जितना भी वो इंटरिम मांगेगी वो मेंटेनेंस बंध जाएगा। लेकिन अगर आपके एडवोकेट की प्रेजेंटेशन अच्छी है, आप कोर्ट में अपीयर होके कोर्ट को कन्विंस कर लेते हैं, तो कम से कम इंटरिम बंधेगा। यदि हस्बैंड ये सोचते हैं कि उन्हें मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, चाहे हस्बैंड बेरोजगार ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ कोर्ट क्योंकि मेंटेनेंस वाइफ का बांधती ही है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कितना मेंटेनेंस फिक्स करेगी, तो वो आपके दावे पर, आपके एडवोकेट की प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। दोस्तों मेंटेनेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और होता है। अधिकतर सब लोग कहते हैं कि भाई अगर मेंटेनेंस बन गया और हमारा 2 साल का पेंडिंग है, 3 साल का पेंडिंग है, हम दे ही ना, हम भाग जाएं, हम अंडरग्राउंड हो जाएं ताकि हमको मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे केस में रिकवरी वारंट आपका जारी हो जाएगा कोर्ट से और कोर्ट लेगी और कोर्ट 1 महीने के सिविल इंप्रिजनमेंट में भी आपको भेज सकती है यदि आप एक बार डिफॉल्ट होते हैं। आप दोबारा डिफॉल्ट होंगे तो फिर दोबारा 1 महीने की सजा आपको हो सकती है। तो इस प्रकार से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, आपकी रेपुटेशन खत्म हो सकती है। इसलिए दोस्तों हमें मेंटेनेंस को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आपको बिल्कुल पावरफुल बनते हुए जितने भी मुकदमे आपके ऊपर आए उनको स्ट्रांगली फाइट करना चाहिए और हर मुकदमे को कंटेस्ट करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं और ऐसा है, ऐसा नहीं और ऐसा है। यानी कि जो भी उसने झूठ बोला आप उसको कंटेस्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तब भी कंटेस्ट कीजिए, लेकिन आप देखेंगे तब भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन यदि आप कंटेस्ट करते नहीं, मुकदमों में अपीयर ही नहीं होते, तो फिर सब कुछ आपके अगेंस्ट होगा, सब कुछ आपके खिलाफ जाएगा। दोस्तों आंख बंद करने से सामने वाला खतरा टलता नहीं है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको फेवर करेंगी। और अगर वाइफ के साथ गलत हो रहा है तो वो भी इन कानून की हेल्प ले सकते हैं जो इसमें वीडियो में बताए गए हैं, वो भी अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये बहुत छोटी छोटी बातें हम केसेस से रिलेटेड अगर ध्यान में रखेंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं, सही दिशा में फाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज दीपिका जी हमारे यहाँ आई हुई थी तो हमने सोचा कि एक साथ एक वीडियो आपके लिए लाया जाए। ये एक चैनल रन कर रही हैं कानूनी सोच। इनके चैनल कानूनी सोच का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर के इनके चैनल को सब्सक्राइब करके इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये भी अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छी अच्छी जानकारियां आपके लिए लाने वाली हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सारी जानकारियां आपको कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर देंगी। मैं यहाँ पे सनी शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहूंगी उनके सारे सपोर्ट के लिए, और साथ ही साथ आप लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अपनी वीडियो के जरिए मैं दे सकूं।
तो दोस्तों ये थी आज हम दोनों की आपके लिए लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। मैडम भी अपने चैनल कानूनी सोच पर आपको फिर से मिलेंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।